मैडम मैं आपको सच बताता हूँ तो मैं मैरिड देखने गया ही नहीं। अच्छा, आप गए नहीं थे। मैं मैरिड देखने ही नहीं गया, मेरे पास सीधा कॉल लेटर पहुँचा घर पर। अच्छा। मैम ये सिर्फ अफ़वाह फैलाई गई है जी। कि आप अगर अग्निवीर ज्वाइन करेंगे तो आपका आगे करियर ख़त्म है। अगर आपके बच्चे में काबिलियत है, फ़ौज आपकी एजुकेशन नहीं रोकती है। बिल्कुल सर। आप अपनी डिस्टेंस से एजुकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। आप बैंक के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बिल्कुल आप पीओ भी बन सकते हैं क्योंकि उसकी एज लिमिट 28 ईयर्स होती है। बैंक में क्लर्क का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसने बोला मैम अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म है? बहुत। जो भी ये बोलते हैं 10+2 के आगे हमारा करियर बंद हो गया। हम इस पे बताना चाहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फौज आपकी पढ़ाई कभी नहीं रोकती, वो तो आपको मोटिवेट करेगी। अब आप कितना समय देके उसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। भारतीय वायुसेना का प्राथमिक कार्य भारतीय एयरबेस को गार्ड करने के साथ साथ दुश्मन को करारा जवाब भी देना है। यह तो आपको ऑपरेशन सिंदूर से ही पता चल गया होगा। साथ ही में पीस टाइम में नेचुरल कैलामिटीज़ में भी वायुसेना प्रत्यक्ष रूप से अपना कार्य कई क्षेत्रों में दक्षता के साथ क्रियान्वित करती है। इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का 2002 से 2022 तक का पार्ट रहे ब्रेव हार्ट्स सचिन कुमार गुप्ता जी एयर वेटरन का हम अपने इस पॉडकास्ट अ टॉक विद ब्रेव हार्ट्स में स्वागत करते हैं। श्रीमान सचिन कुमार गुप्ता जी ने विभिन्न एयरबेस जैसे हाकिमपेट, बीदर, गोरखपुर एवं तामरम पर अपनी टेक्निकल क्षेत्र में सेवाएं दी है। श्रीमान को अपनी सेवा के लिए 2010 में भारतीय वायुसेना द्वारा गुड शो से भी नवाजा गया। साथ ही में श्रीमान को 9 इयर्स एवं 20 इयर्स लॉन्ग सेवा मेडल से भी नवाजा गया। श्रीमान ने सेवानिवृत्ति के पश्चात एविएशन सेक्टर को चुना एवं डेक एविएशन में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में आज भी सेवारत है। हम सल्यूट करते हैं ऐसे ब्रेव हार्ट्स को। जय हिंद वॉरियर्स, मैं प्रिया झाला अपने इस नए पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली अभी कुछ एक्स और वाई ग्रुप के एयरफोर्स के रिजल्ट्स आए थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसमें क्वालिफाई किया, लेकिन उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। हमें एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्स ग्रुप टेक्निकल होता है और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल होता है। तो इन सभी जो उनके क्वेश्चन हैं उनका आज हम आंसर लेकर आए हैं। और आज हमारे साथ हमारे इस एपिसोड में जो गेस्ट हैं वो 20 साल जिन्होंने वायुसेना में एज अ एक्स ग्रुप जो रिक्रूट हुए थे काम किया है और आज वो हमारे साथ हैं। तो आज हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। आज हम आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो सर, आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो शायद आपकी बात से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने मतलब आपकी जो लाइफ की जर्नी रही वो कैसी रही, कहाँ से शुरुआत की सर आपने? मैडम मैं बहुत ही छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। जी सर। ये जालौन उत्तर प्रदेश है। जी। मेरे पिताजी एक मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन थे। जी। फोटोग्राफी से रिलेटेड काम किया करते थे। अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो हमारा जो पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उनकी बहनें वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जी। तो मैं अपने घर में अभी तक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ बंदा हूँ। जी सर। वहाँ से मैंने अपना 10+2 किया। जी। 10+2 के बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उससे पहले मैं आईआईटी की कोचिंग के लिए कानपुर गया था। थोड़ा पढ़ाई में मध्यम वर्गीय था मैं। जी। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं था, तो थोड़ा पिताजी का जब बिजनेस थोड़ा डाउनफॉल में गया, उन्होंने अपना प्लेस भी शिफ्ट किया। वो दिल्ली आए। दिल्ली के बाद फिर वापस जालौन पहुँचे, तो थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गया। फैमिली में। जी। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो जाती हैं तो कोई सपोर्ट करने के लिए एग्री होता नहीं है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। बिल्कुल सर। तो उस एज में जब मैं 10+2 क्वालिफाई करने के बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। अच्छा। ट्यूशन पढ़ाने के लिए उस समय करीब मैं 4 से 5 किलोमीटर अपनी साइकिल से जाया करता था, जी सर। और 4 बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए। उस समय हमें मात्र 100 रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से मिलते थे। मतलब 400 रुपए के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको। जी, जी मैम।
उसके बाद फिर हम कुछ समय अपना सेल्फ स्टडी किए। फिर पिताजी ने हमें आईआईटी की कोचिंग के लिए कानपुर भेजा। जी सर। कानपुर में हमारा सिलेक्शन हुआ, एमएलएनआर में हुआ, आईआईटी में क्रैक नहीं कर पाया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम एक छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं, वहाँ पे पढ़ाई का उतना स्टैंडर्ड नहीं था। जी। तो फिर फाइनेंशियल हमारा उतना मजबूत नहीं था, एमएलएनआर में हुआ। एमएलएनआर में उस समय पेड शीट हुआ करती थी। पेड मतलब कि आप पैसे देंगे वहाँ पे, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा जी सर। काउंसलिंग के बाद। वहाँ से मैं भाई जो पिताजी की हमारी कंडीशन वो नहीं थी, तो हम वापस आ गए। हमने अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू किया, बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। फिर हमने 10th को और 10+2 वाले बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ाना चालू किया। जी सर। चूँकि हम ऑलरेडी आईआईटी का कोचिंग कर चुके थे, काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया था, तो हमने पैरेलली अपने जीविका चलाने के लिए, अपने खुद के खर्चे उठाने के लिए वो काम हमने चालू किया। तो जब हम बीएससी सेकेंड ईयर में थे, तो उसी समय हमें कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्या एक्स ग्रुप होता है, क्या वाई ग्रुप होता है, एक और ग्रुप होता है एयरफोर्स में भर्ती का जिसको हम बोलते हैं म्यूजिशियंस का ग्रुप। म्यूजिशियन। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो उस समय हुआ करता था। तो ऐसे ही 3 रुपए का फॉर्म मिलता था। 3 रुपए का। जी, मात्र 3 रुपए का मैम। आज के टाइम में 3 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उस समय वो हमने फॉर्म भर दिया दोस्तों के साथ, और हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ा था, एग्जामिनेशन सेंटर, वो था 3ASC कानपुर। कानपुर में। एएससी मीन्स एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। हमें ये भी नहीं पता था उस समय कि ए का मतलब क्या होता है। ओ, सही है सर। अब थोड़ा हमने पढ़ाई अच्छी की थी, हमारे पिताजी ने हमें आईआईटी की कोचिंग के लिए था, तो हमारा बेसिक स्ट्रांग था। बेसिक जो मैथ्स और फिजिक्स जो आता है एग्जाम, जी, जी मैम। वो आपका अच्छा था। हाँ, एग्ज़ाम में मतलब कि आप चाहें तो इसको, अगर आपने 10+2 लेवल पे नॉर्मल मैथ अच्छे से पढ़ा है ना, तो यू कैन क्वालिफाई फॉर दैट। अच्छा। जी, अगर वही सर हम स्टूडेंट्स को भी समझाते हैं कि अगर आप 11th और 12th ही अच्छे से पढ़ लें, जी, जी। तो आपको कोई स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और इंग्लिश जो आती है ना, बेसिकली इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं नहीं आती। आती है, बहुत बेसिक। बच्चों के दिमाग में मैडम सिर्फ़ डर बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो इस डर के वजह से कि भाई एयरफोर्स है, वहाँ पे बहुत अंग्रेजी चलती है, बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 10+2 अच्छे से किया है, तो आप उसको भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर सर आपने फॉर्म भरा, जी, फिर किस तरीके से? फॉर्म भरने के बाद हम अपने कानपुर गए, जो कि हमारा एग्ज़ामिनेशन सेंटर था। पहली बार में ही हमारा रिटन क्वालिफाई हो गया। अरे वाह सर। हाँ। उस समय फिजिकल नहीं हुआ करता था। फिजिकल नहीं होता? नहीं मैडम, उस समय फिजिकल नहीं था। फिजिकल नहीं था? नहीं, उस समय नहीं था। उस समय हमने 2002 में फरवरी 2002 में हमने एग्ज़ाम दिया था इसका, ग्रुप एक्स का। अच्छा। जी, उस समय फिजिकल नहीं हुआ। हमारा रिटन क्वालिफाई का हमें तुरंत रिजल्ट बता दिया गया कि जो बच्चे आपके क्वालिफाई हुए हैं, वो ये हैं, अच्छा, बाकी अपने घर जा सकते हैं। वहीं पे बता दिया? जी, अच्छा। थोड़े समय के बाद कॉपी चेक होने के बाद हमें रिजल्ट घोषित कर दिए गए। अब जो बच्चों के रिटन क्वालिफाई हुए थे, उनमें से ग्रुप्स बनाए गए। कुछ का बोला मेडिकल आज ही होगा, कुछ को मेडिकल्स की डेट दी गई, इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया। जी। तो मेरा लकली ये हुआ कि सेम डे में एग्ज़ाम और सेम डे में मेडिकल था। बिल्कुल। मेडिकल की कंडीशन ये थी कि सभी लोगों को हम देख रहे थे, तो थोड़ा असमंजस में थे कि भाई क्या होगा? क्योंकि हमने कभी ऐसे एग्ज़ाम दिए नहीं क्या थे। था? तो स्वाभाविक है ये चीज़। तो वहाँ पे मेडिकल हुआ। मेडिकल में अभी 3 कैटेगरी होती थी वहाँ पर। मेडिकल में जो वो सर्टिफ़िकेट देते थे, एक को बोलते थे रेड कार्ड, एक को येलो कार्ड, एक को ग्रीन कार्ड। जी सर। रेड कार्ड का मतलब यू आर नॉट फिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। हाँ, अभी भी शायद दिया जाता है हाँ, सर। वो प्रोसीजर मेडिकल का अभी भी है। जी। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका आप इलाज करा सकते हैं। इलाज के बाद आपको समय दिया जाता है, अब री-मेडिकल के लिए अपीयर हुई है। ओके सर। वो जो कार्ड दिया जाता है उसको बोलते हैं येलो कार्ड। ओके। और जो लड़का, अभी तो लड़कियों का भी होने लगा, उस समय लड़कियां नहीं थी हमारे समय पे, जी जी। तो जो फुल्ली मेडिकल फिट हुआ करते थे, उनको ग्रीन कार्ड दिया जाता था। ओके सर। ग्रीन कार्ड यानी आपके दोनों स्टेज क्लियर हो गए, एग्जाम हो गया, मेडिकली फिट हो गए, उसके बाद रह जाती थी मेरिट। मेरिट का इंटीमेशन आपको लेटर के द्वारा या फिर जो हमारा सिलेक्शन सेंटर होता था, उस पे रिजल्ट चिपकाया जाता था।
अच्छा, अभी तो सर टेक्नोलॉजी उस समय उतनी थी नहीं, अभी तो बहुत फास्ट हो जाता है ना, जी, जी, जी। जैसे इंटरनेट के थ्रू सारी जानकारी हाँ, मिल हाँ। जाती है, उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं। नहीं। तो फिर सर कब पता चला आपको फाइनली कि आप मेरिट में मतलब आपका हो गया है सिलेक्शन? मैडम मैं आपको सच बताता हूँ तो मैं मेरिट देखने गया ही नहीं। अच्छा, आप गए नहीं थे। मैं मेरिट देखने ही नहीं गया, मेरे पास सीधा कॉल लेटर पहुँचा घर पर अच्छा, कि आपका रिपोर्टिंग डेट ये है, आप एएससी में आइए, वहाँ से आपको ट्रेनिंग के लिए फर्दर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर कैसा था उस समय फैमिली का मतलब क्या मतलब घर में भी लोग होंगे, मदर होंगी, पापा होंगे, तो उनको कैसा फ़ील हुआ सर उस समय पे? मैडम मेरी मदर मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारे फैमिली में बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे लोग, गाँव से थे, बिल्कुल। तो पूरा डिसीज़न हमारे ऊपर छोड़ दिया गया। हाँ, कि तुम जैसा करना चाहो तुम कर बोला हम आपको कंपेल नहीं करेंगे, हम आपको प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कि आप जॉइन ही करिए, पूरा डिसीज़न हम पे छोड़ दिया गया। तो हम सही बताएँ जैसा कि हमने आपको बताया शुरू में कि पिताजी का थोड़ा उस समय फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि बिज़नेस को चेंज किए थे वो। तो हमने ये डिसीज़न लिया कि बीइंग ए बड़ा भाई होने के कि मैं इस जॉब को करूँगा, बिल्कुल सर, जिससे कि बाकी छोटे भाई और बहन के लिए भी अपॉर्च्युनिटीज़ खुली रहें। खुली रहे, बिल्कुल सर। तो फिर हम वहाँ पर चले गए। जी सर। तो इस तरीके से आप मतलब अ, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि आपने इंडियन एयर फ़ोर्स ने आपको चुन लिया हाँ, और आप भी मतलब उस क्राइटेरिया में फिट हो गए। फिट हो गए मैं। ठीक है सर, तो फिर जैसे सारे बच्चे जाते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर के बारे में सर कुछ बताइए कैसा रहा? वहाँ पे जाके कैसा लगा? क्योंकि एक छोटे से गाँव का लड़का मतलब भाई भारतीय वायुसेना के इतने बड़े ट्रेनिंग सेंटर में जाता है तो कैसी फीलिंग थी और कैसा लगा आपको सर? जी, बिल्कुल। मैम ये बिल्कुल एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ हमें। हमें ये भी नहीं पता था कि बेसिकली हमें जाना कहाँ है। हमें जो हमारा कॉल लेटर आया था, उसमें स्पष्ट रूप में लिखा था कि आपका जो सिलेक्शन सेंटर था, जैसे मेरा 3 एएससी कानपुर था, आप वहाँ रिपोर्ट करिए और ये आपकी एक्सेसरीज़ है, ये आपको लेके आनी है। दरी हुई, नॉर्मल बेडिंग हुए, ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे वहाँ से जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे, सभी वहाँ एकत्रित हुए। हमें अलग-अलग बैच में डिवाइड किया गया। के रिज़र्वेशन हमारे ऑलरेडी करा के रखे गए थे। हुँ। हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी वहाँ से। ट्रेन 2 स्टेज में हमें बेलगाँव, कर्नाटका में जगह है। उसको जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, उसका नाम था एटीएस, एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल। वहाँ हमें पहुँचना था, तो पहले हम मुंबई पहुँचे। पहली बार छोटे से गाँव से निकल के मायानगरी, मुंबई सुबह-सुबह हम पहुँचे। बिल्कुल सर। वहाँ से हमारी ट्रेन थी रात्रि में। ओके। तो अब कुछ लोग जब ट्रेन में आप जाते हैं, बात करते हैं, एक ही तरीके के सारे बच्चे, फिर सभी की उम्र वही 17, 18, 19 साल। बिल्कुल स तो आपस में बात करते-करते कुछ हमारे घनिष्ठ मित्र भी बन गए। जी सर। तो हम लोग मुंबई पहुँचे, अपने फ्रेश अप हुए, सब कुछ किया। कुछ लोग घूमने चले गए, उनमें से हम भी गए गेटवे ऑफ इंडिया घूमने। अच्छा, पहली बार घूम पहली बार पता नहीं था ना कि अब 20 साल घूमना ही है। हाँ, मैम ये वो बोलते हैं ना जिज्ञासा होती है, पहली बार 17 निकले हैं। साल का लड़का हुई ना जी। कभी देखा ही मैं मुंबई तो वैसे ही तो सपनों की नगरी है। सपनों की नगरी, माया नगरी, हम वहाँ पहुँचे गेटवे ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे एक हमारे कमांडिंग अफ़सर थे, जिन्हें नियुक्त किया गया था हमारी देखभाल के लिए। उन्होंने हमें समय दे दिया अच्छा। कि ये आपका समय है, आपकी ट्रेन इतने बजे छूटेगी, उससे आप 1 घंटे पहले यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए सभी लोग। तो दोस्तों के साथ घूमते-घूमते पता नहीं, हम तो टाइम से आ गए, कुछ हमारे मित्र रह गए, वो लेट पहुँचे। फिर तो वहीं पे हमें पता चला कि फ़ौज में ये भी होता है। जो लेट आए, सेपरेट फ़ॉलन हो जाइए, अच्छा। वहाँ पे उनका पहला पनिशमेंट चालू। अच्छा, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। जी, तो ये एक अलग ही अनुभव था बिल कि भाई जब इंडिपेंडेंट आपको आपके पेरेंट्स ने भेज दिया, हम भाई सोचा नौकरी करने जा रहे हैं और पता चला यहाँ तो रगड़ा पट्टी चालू हो गई। तो मतलब अच्छा अनुभव था। तो ये मस्ती पहला हाँ, हाँ, इन जर्नी ये फर्स्ट हमारा अनुभव था। बिल्कुल। दूसरा अनुभव हुआ जब हम एटीएस पहुँचे। हमारे सिलेक्शन सेंटर से 100 150 बच्चे होंगे। हमें तब वहाँ पता चला कि पूरे भारत से करीब 2500 लोग ट्रेनिंग के लिए पहुँचे।
पहली बार इतने लोगों को हमने वहाँ देखा। देखा वही सेम एज ग्रुप के लोग आप ही के जैसे। सेम मैम, सभी 17 से 19 साल की आयु के बीच के। अलग ही अनुभव, हमें खुली जगह पे बिठा दिया गया, ऊपर से टीन शेड था, उसको हैंगर टाइप का बोलते थे। वहाँ पे हम सभी लोग 2500 लोग बैठे और सभी को एक ट्रेनी नंबर अलॉट वहाँ पे किए गए। नंबर अलॉट होता है सभी। हाँ, जी सर। आप पहचानेंगे कैसे? हर एक का नाम, तो मेरा भी नाम सचिन है, किसी और का भी हो सकता है। तो इस तरीके से सभी को ट्रेनी नंबर अलॉट किए गए जी सर। और सभी को अलग-अलग स्क्वाड्रंस में डिवाइड किया गया। सर तो ये क्या होता है, मतलब स्क्वाड्रन का क्या मीनिंग है, बताना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल मैम। मैं आपको इसमें बताता हूँ कि सबसे जो छोटी इकाई होती है, उसको हम फ्लाइट बोलते हैं। फ्लाइट मोड। जी, ठीक। चाहे वो जहाज की लेके हो या जैसे हम लोगों का ग्रुप था तो उनकी फ्लाइट बनाई गई। जी। हर एक फ्लाइट में 30 या 40 बच्चे डाल दिए। डाल दिए। उन फ्लाइट्स में से को मान लो 10 फ्लाइट हो गई, तो 10 फ्लाइट का ये जो समूह बनाया गया, उस समूह को स्क्वाड्रन का नाम दिया गया। अच्छा, मतलब जो आपके 2500 जो बच्चे आए थे, जी, अब उनका प्रॉपर डिवीजन हुआ डिवीजन हुआ, और उनको प्रॉपर नंबरिंग दे दी। नंबरिंग दे दी गई कि भाई आपकी फ्लाइट ये है, आपका आपके स्क्वाड्रन ये है। ये है। एक स्क्वाड्रन में सपोज करिए 2500 बच्चे टोटल गए थे, एक स्क्वाड्रन में 600, एक स्क्वाड्रन में 600, इस तरीके से बच्चे डिवाइड कर दिए गए। जी। तो उस समय जब हम गए थे तो उस समय हमारे 6 या 7 स्क्वाड्रन बने थे टोटल। तो सर पता तो होगा ही नहीं ना तब कि क्या स्क्वाड्रन होता है, क्या नहीं मैम, तो कुछ नहीं कुछ पता था। पता। जैसा कि हमने आपको बताया, हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। एक अलग ही एक्सपीरियंस कर रहे थे, एक अलग ही अनुभव था। तो एंजॉय कर रहे थे सर वो चीज़ों को? हाँ, एन्जॉय करने का एक हम आपको और वाकया बताएँगे। जी बिल्कुल सर। हमें अपने पे ही हँसी आ रही थी। जी नहीं बताइए सर, क्योंकि सर बच्चे चाहेंगे ना सुनना। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। तो क्या हुआ, हम लोग जब यहाँ से गए तो काफ़ी बाल बड़े सिविलियंस की तरह एकदम मस्त तरीके से पहुँचे, टिप टॉप बन के। जैसे जाते हैं ना राजा बाबू बन के शादी ब्याह में कहीं जाते हैं पार्टी में, सही। भाई जॉब करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा पहला एनकाउंटर हुआ जब हमें सब कुछ नंबर अलॉट हो गए, हमें स्क्वाड्रन्स अलॉट हो गए, हमें अपनी बिलेट अलॉट कर दी गई, फ्लाइट अलॉट कर दी गई। तो सबसे पहला काम था अपना-अपना सामान रख दीजिए और बार्बर शॉप पर पहुँचिए। अच्छा, हेयर कट पे नहीं आया। बड़े दिल दुखने वाली बात सर। होता है सर उस एज में, तो बालों से तो मतलब बालों से तो हमेशा ही मैम प्यार। हमेशा ही रहता है। बिल- और जब हम सुनते रहते थे ना कटोरा छाप कटिंग, कटोरा छाप, वहाँ पे हमने देखा उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बालों को उस कैंची से बराबर काट के और ऊपर छोटा कटोरा टाइप का रह गया और पूरा साइड से जीरो कट दे दिया। बड़ा दुख हुआ होगा सर ये। मैम एक तरफ से दुख भी हो रहा था और अपने आप में हँसी भी आ रही भी आ थी। रही थी, हाँ सभी एक दूसरे को देख के जो हमारे वहाँ मित्र बने थे उनका भी वही हाल था। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम जब उनसे बात करते थे तो हम बोलते थे यार पहले तो हमारे बाल हवा में लहराया करते थे, बिल्कुल सर। आज तो हवा ही हवा लहरा रही है, बाल तो दिख ही नहीं रहे। नहीं रहे, बिल्कुल सर। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा हमारा। अभी तो सर इतना फैशन हो गया है, अभी तो बच्चे मतलब फौज की जिसको करे, मतलब जो जाना चाहता है सर वही मतलब ये सब कर सकते हैं। जी, तो अभी बच्चे तो हेयर कट लेने में और इसमें बहुत घबराते हैं सर। मैम वो सब क्षणिक होता है क्योंकि वो हमारा पहला स्टेप होता है जब हमें सिविलियन से डिफेंस पर्सनल में एंट्री कराएगा। बिल्कुल सर। हाँ, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाह रहे हो तो आपको अपने आप को उसके लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। जी। मतलब आपके अंदर कुछ परिवर्तन तो है। परिवर्तन। वही ना कि आप ट्रेनी हो तो सभी को सेम दिखना है। जी, तो एक वो होता है ना सर डिसिप्लिन जो फौज का, वहीं से आपका स्टार्ट हो। स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से एंट्री हो गई एयरफोर्स में। जी, और सर जैसा कि हमें आपके बारे में तो जानकारी है ही कि आपने बहुत अच्छे से अपने 20 साल दिए, लेकिन सर आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे जैसा आपने बताया, मतलब आपको इंटरेस्ट था। तो सर उसके बाद आपने एक एएमई करके एग्ज़ाम निकाला था, तो सर उसके बारे में बताइए। वो क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये है सर कि कई बच्चे हैं स्पेशली जो अभी अग्निवीर जो योजना आई है, जी, सभी को लगता है कि हमारी लाइफ चा मतलब अभी आप किसी से भी बोलोगे ना तो उनको लगता है कि 4 साल के बाद क्या होगा हमारा? हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, है ना? तो उनके लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? एएमई के थ्रू आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, उनको पता चले कि ऐसा भी कोई फ़ील्ड होता है जहाँ हम लोग जा सकते हैं। पहले तो मैडम जो आजकल के बच्चों में या पेरेंट्स में मिसकॉन्सेप्शन हो रखा है जी। कि 4 साल के बाद उनका लाइफ खत्म है। ये बिल्कुल ही गलत कहूँगा मैं इसको। क्योंकि आप 10+2 लेवल पे जब आप फौज में जा रहे हैं, 4 साल जब आप नौकरी कर रहे हैं,
तो यही नहीं है कि सिर्फ आप नौकरी कर रहे हैं उसके बाद आपकी लाइफ खत्म है। एयरफोर्स में रहते हुए मैं तो ये बोलूँगा कि एयरफोर्स ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं इस लेवल पर पहुँच पाया। जी बिल्कुल। पढ़ाई के बहुत सारे तरीके वहाँ पर होते हैं, जो मुझे अच्छा लगा उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, फिर मैं और भी ऑप्शंस बताऊंगा जो हमारी ऑडियंस, हमारे बच्चों के लिए होंगे। जब मैं एयरफोर्स में पहुंचा, हमारी उस समय ट्रेनिंग 2 साल की हुआ करती थी, जिसमें 6 महीने जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक हुआ करता था, 1.5 साल हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग था। एक्स ग्रुप के थ्रू गए थे? जी मैडम, हम एक्स ग्रुप के थ्रू गए थे, तो वहाँ पे 1.5 साल का ये ट्रेनिंग था। उसके बाद स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट का एक हमारा ट्रेनिंग कराया गया 3 महीने का। उसके बाद हम अपने अपने स्क्वाड्रन में कहीं भी स्टेशन में पोस्टिंग होती। तो वहाँ पर एक हमें पता चला अपने सीनियर्स के द्वारा कि एएमई का आपको एग्ज़ाम दो, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। एएमई मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का ये आपको एग्ज़ाम देते हैं हम लोग। तो सर आप इंजीनियर ही कहलाते हैं एएमई करने के बाद? हाँ मैम, ये इंजीनियर होते हैं, बट ये वो इंजीनियर नहीं होते जैसा कि हम नॉर्मल करते हैं। ये मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं, जी। जिनको लाइसेंस हमारा डीजीसीए देता है। डीजीसीए? डीजीसीए मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है सिविल के एयरक्राफ्ट पे काम करने के लिए। ओके सर। उसमें अलग अलग कैटेगरी होती थी उस समय। एक जैसे एचए, हैवी एरोप्लेन्स, एलए, लाइट एरोप्लेन्स, पिस्टन इंजन, जेट इंजन, हेलीकॉप्टर्स, इस तरीके से कैटेगरीज थी। तो मैंने चूज किया एएमई। मेरा जो जहाज था उसका वजन था, वो एचए कैटेगरी में पड़ रहा था, 5750 केजी, उससे ऊपर ऑल अप वेट। तो मैंने एचए कैटेगरी में अपना प्रिपरेशन चालू किया। ओके सर। उसमें उस समय बेसिकली आपको एचए तक जाने के लिए 3 एग्ज़ाम देने पड़ते थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अभी उसको बना दिया है, अलग-अलग छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया है। मॉड्यूल्स में डिवाइड करने से क्या हुआ कि बच्चों को जो इकट्ठा कोर्स पढ़ना हुआ करता था, वो कोर्स छोटे-छोटे सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। आप छोटी-सी किताब पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, क्वालीफाई कीजिए, आपका एक मॉड्यूल क्लियर। दूसरे की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, दूसरा मॉड्यूल क्लियर। साल में 3 बार अभी इसके एग्ज़ाम होते हैं और फीस ₹500 होती है। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं इस बार एग्ज़ाम क्लियर ही कर लूँगा, तो आप उसको ऑन कंडीशन बेसिस पर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसकी की फीस डीजीसीए ने 3 टाइम्स यानी कि ₹1500 रखी हुई है। ओके सर। ये तो उसका प्रोसीजर हो गया मैम। तो वहाँ पे अब जैसा कि सब बता ही चुका हूँ, 3 पेपर थे। पहला पेपर हमने बड़े जोश-जोश में पढ़ाई की, पूरा का पूरा रेगुलेशंस का पेपर, जिसको हम बोलते थे सिविल एविएशन रेगुलेशन। अभी उसको रिक्वायरमेंट कार बोलते हैं शॉर्ट में, CAR। ओके सर। उसके अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, उनको सभी को पढ़ना पड़ता था। तो मेरा पेपर पहली बार में क्लियर, दूसरा पेपर दूसरी बार में क्लियर, तीसरा पेपर तीसरी बार में क्लियर। मतलब आपने सर एक ही साल में तीनों पेपर नहीं क्लियर? मैम, टाइम लगा था? थोड़ा टाइम लगा, बट 2006 में, जब मैंने 2002 में रिक्रूटमेंट हुआ, 2004 में मैं अपनी पहली पोस्टिंग स्थल हाकिमपेट पहुंचा और 2006 में मेरे तीनों पेपर क्लियर थे। वेरी गुड सर। मतलब एएमई आपने क्वालिफाई? क्वालिफाई किया, उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। 2007 में मेरे पास डीजीसीए का एचए का लाइसेंस था। वेरी गुड सर। तो सर क्या अपॉर्चुनिटी है इसको करने के बाद, कहाँ जा सकते हैं बच्चे? मैम इसको करने के बाद क्या है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी डीजीसीए ने कुछ काफ़ी चीज़ों को सिंपल कर दिया है, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। उस समय हमारे टाइम पे एचए और जेई हुआ करता था। अभी डीजीसीए ने उसको बी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अच्छा। जो 1.1 होगा, बी 1.1, उसमें आपका इंजन और एयरफ्रेम दोनों आपका कंबाइंड होगा। उनके मॉड्यूल क्लियर कीजिए आप, तो आप नॉन टाइप रेटेड इंजीनियर हो जाते हैं। तो आपको जो बेसिक जहाज है, आप बेसिक टेक्नीशियन का काम करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। एलिजिबल पहले भी हो जाते हैं, बट आपको इंजीनियर बनने के लिए एक तो जैसा कि हमने बताया बी 1.1, फिर उसमें टाइप रेटिंग करनी पड़ती है, इंडोर्समेंट जिसको बोलते हैं। जैसे कि अब हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, हम कोई कार चलाते हैं तो हमारे उसमें कोई टाइप रेटिंग नहीं है। हम Hyundai की भी चला सकते हैं, मारुति की भी चला सकते हैं, हम लंबोर्गिनी भी चला सकते हैं उसी लाइसेंस से।
बट सिविल एविएशन में ऐसा नहीं है। नहीं होता। जी, अच्छा, मतलब अगर जो जहाज आप चला रहे हैं, जिस टाइप का चला रहे हैं, उसी का मतलब आपके पास लाइसेंस लाइसेंस होना होना चाहिए। चाहिए या मेंटेनेंस कर रहे हैं। हाँ, वो पायलट के लिए भी एलिजिबल होता है मैडम, और इंजीनियर जिसको मेंटेनेंस इंजीनियर बोलते हैं ना, उसके लिए भी एलिजिबल होता है। जी। सपोज करो आप छोटे जहाज पर ट्रेंड है, C-90 एयरक्राफ्ट है, उस पे आप ट्रेंड हैं, तो आप उसी का मेंटेनेंस कर सकते हैं बस। ओके, स्पेसिफिक है सर। स्पेसिफिक है। कोई बोइंग पे ट्रेंड है, 737 पे, 747 पे, 777 पे, तो वो उसी पे मेंटेनेंस कर सकता है। सर, आज जो हमने आपसे बात सुनी एएमई वाली, सर ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है ना? उनको क्या लगता है कि बस हम एक्स ग्रुप में जाएँगे तो वहाँ कुछ नहीं कर पाएँगे। तो क्या सर एक्स ग्रुप में मतलब एयरफोर्स में जाने के बाद ज़्यादा आसान हुआ सर एग्ज़ाम निकालना, या पहले भी आप निकाल सकते थे? हाँ मैम, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, इसके बारे में मैं बताऊँगा। इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी एएमई का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो डीजीसी अथॉरिटी है वो बोलती है आपको टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 मंथ का। ओके, मतलब ऑलरेडी आप कहीं पे आपने काम करा हो, इस हाँ, फील्ड में किया हो। इसके लिए जो बंदे अगर मान लो एयरफोर्स में नहीं है, जो पर्सन एयरफोर्स में नहीं है, सिविलियंस भी तो एएमई करते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो उनके लिए एएमई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको वहाँ पे जाके सीखना पड़ता है। वो आपको 2 साल का ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा। हाँ, वो आपको सब पढ़ाते हैं टेक्निकल चीज़ें। उसको आपको वो COFR देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन ट्रेनिंग का देते हैं। उसके उसी पीरियड में आप एलिजिबल हो जाते हैं मॉड्यूल्स देने के लिए। तो आप ड्यूरिंग द कोर्स भी मॉड्यूल्स दे सकते हैं। अगर उस 2 साल के पीरियड में नहीं दे पाए, तो उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। तो सर मैंने वही बोला कि एयरफोर्स ने कैसे हेल्प किया आपको एग्ज़ाम निकालने में? एयरफोर्स में हमें ये इसलिए हेल्प की कि हम एक्स ग्रुप में गए थे। टेक्निकल हम सारा बेसिक में पढ़ के आए थे, जैसा कि हमने आपको बताया। हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग 1.5 साल की हुई थी, तो वहाँ हम वो सारी ट्रेनिंग कर चुके थे। तो हमारा जो यहाँ पे चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर होता है एक्स ग्रुप में, वो अफसर रैंक में आते हैं, इंजीनियर्स होते हैं वो। उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया कि ये बंदा ये ट्रेनिंग कर चुका है। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे हमने डीजीसीए में अपने कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर दिया। एक बार कंप्यूटर नंबर आपका आ गया, तो आप एलिजिबल हो फिर मॉड्यूल्स देने के लिए। हाँ, मतलब वो टाइम ड्यूरेशन बच गया ना, जैसे नॉर्मल हाँ। स्टूडेंट 10+2 करेगा, फिर एएमई सेंटर में जाके 6 महीने की या 2 साल की इंटर्नशिप करेगा, फिर डीजीसीए में एग्जाम देगा, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेगा। एग्जाम के लिए अप्लाई। इतना सारा प्रोसेस आपका तो आपका बच गया मैम। बच गया। आप डायरेक्ट एलिजिबल हो गए। एक बार आपको कंप्यूटर नंबर मिल गया, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, मॉड्यूल्स के एग्जाम दीजिए। और वहाँ भी सर एक्स ग्रुप में आप सेम काम कर रहे थे, यस। तो शायद आपको लोड भी नहीं लगा होगा नहीं नहीं मैम, कि मुझे बहुत एक्स्ट्रा कोई टाइम देना पड़ा हो। बस ये उसी को अच्छे से पढ़ा आपने जो एयरफोर्स में पढ़ाया गया आपको, उसी को अप्लाई किया होगा शायद आपने। मैम, जो हमें बेसिक में पढ़ाया जाता है, बेसिक में हमें एरोडायनामिक्स पढ़ाई जाती है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है, जनरल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, टूल टेस्टर्स इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, कंपोजिट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। यही सारी चीज़ें आपकी वहाँ हैं। वहीं पे आई थी एग्जाम में। हाँ, बस थोड़ा एलैबोरेटेड रहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, आप एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि सर बच्चे ना कई बार पूछते हैं कि हम अगर एक्स ग्रुप के थ्रू जाते हैं, तो वैसे तो सर आप खुद से ही मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग भी जब 20 साल जैसे आप आ गए हैं, तो एयरफोर्स आपको एज़ अ इंजीनियर की डिग्री प्रोवाइड करवाता है ना? हाँ मैम, तो अभी डिग्री नहीं बोलेंगे उसको। जी, अभी जो एयरफोर्स प्रोवाइड कराता है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन है प्रोवाइड। ना? आपको प्रोवाइड करवाता है। जी मैम। जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सर कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आपको देखो एक फाइनेंशियल सपोर्ट है बिल्कुल। कि आपके पास जॉब है, साथ में आप एएमई की प्रिपरेशन करते रहिए, जी। है ना? अगर 4 साल में आपका हो जाता है, जैसे अभी तो 4 साल की मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग है और 4 साल का अग्निवीर है, सपोज़ कि अगर आपके पास 4 साल के बाद आपको आना भी पड़ा वहाँ से, तो आपके पास कम से कम कुछ होगा। चलिए मैम, मैं बच्चों के लिए एक और इसमें इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जी सर। जो बच्चे 10+2 हमारे करके एक्स ग्रुप में एयरफोर्स में जाते हैं, जी। एक और चीज़ होती है AMIE, जी सर, ये क्या वो इंजीनियरिंग डिग्री होती है मैम। अच्छा, उसके लिए जब वो अप्लाई करते हैं, तो फंडामेंटल के कुछ उनके सेमेस्टर्स होते हैं, वो माफ़ हो जाते हैं। ऐसा भी होता है? जी मैम। तो ये तो बच्चों को पता ही नहीं है सर, क्या मैम, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया। बिल्कुल सर। बच्चों को कोई गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिलता है, बच्चों के पेरेंट्स को पता नहीं होता है। इसीलिए हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहेंगे कि किसी भी अच्छे बंदे के पास, प्रोफ़ेशनल के पास जाके
उसके बारे में जानकारी लीजिए। हाँ, सर हम लोग भी काउंसलिंग देते हैं बच्चों को कि आप ऐसा ना सोचिए कि आपके पास 4 साल है सर, उस 4 साल में भारत के इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहेंगे। वहाँ पे सर आपको पता है फ़ौज है, ये कोई नॉर्मल सिविल ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो आपको काम नहीं करवाएगी। वहाँ पे आपको सीखना भी है, पढ़ना भी है और जो भी आप करके आते हैं, सपोज़ अगर आप आ भी जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। मैम ये सिर्फ अफ़वाह फैलाई गई है जी। कि आप अगर अग्निवीर जॉइन करेंगे तो आपका आगे करियर ख़त्म है। जैसा कि ऑलरेडी कई स्टेट्स में हो चुका है, पुलिस डिपार्टमेंट उनको रिज़र्वेशन प्रोवाइड कराएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपके बच्चे में काबिलियत है, हुँ, फ़ौज आपकी एजुकेशन नहीं रोकती है। बिल्कुल सर। आप अपनी डिस्टेंस से एजुकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। आप बैंक के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बिल्कुल, आप पीओ भी बन सकते हैं क्योंकि उसकी एज लिमिट 28 ईयर्स होती है। बिल्कुल। बैंक में क्लर्क का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसने बोला मैम अपॉर्चुनिटीज़ खत्म है? बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी। बहुत है मैम, और इतना समय जो आपको फ़ौज में मिलेगा ना, मैम कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। आपको जो माहौल हमें फ़ौज बना के देती है, हमें उस लेवल पे पहुँचाती है, हमारे सोचने का नज़रिया बदलती है, बहुत कुछ है। जी सर। सर जैसे कि आपने बताया एएमई के बारे में, तो हम भी इस जो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाए और उनको पता चले इस बारे में, ताकि उनके पास भी एक इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल हो। उसके बाद सर जॉब की क्या अपॉर्च्युनिटी है एएमई करने के बाद? जैसे फ़ौज से सपोज़ आ जाता है बच्चा, तो उसको किस तरीके से और कहाँ जॉब मिल सकता है सर? मैम अगर जो बच्चा अपना पूरा टाइप रेटेड लाइसेंस तक कर लेता है, बट हम जानते हैं कि टाइप रेटिंग करना इतना ईजी नहीं होता है, जी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और कोई ऑर्गेनाइजेशन ही आपको स्पॉन्सर कर पाती है। जी। तो जब आप इंजीनियरिंग का डिग्री लेते हैं यानी एएमई करते हैं और B1.1 का लाइसेंस लेते हैं, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वो काम कराएगी, वहाँ एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, एएमई के अंडर में काम करेंगे। वहाँ पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो वो खुद आपको स्पॉन्सर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद इतने सक्षम होके निकलेंगे वहाँ से, 15 लाख या 12 लाख आपके पास अमाउंट होगा। अगर आपको लगता है कि मैं खुद अपना कर सकता हूँ टाइप रेटिंग, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। जी सर। उसके अलावा बहुत सारे जी, अपॉर्च्युनिटीज़। बहुत हैं। अभी लोगों को पता ही नहीं है मैम, एएमई और पायलट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सपोर्ट स्टाफ भी होते हैं मैम। बिल्कुल, बिल्कुल सर। यहाँ पे जैसे कि हम जब फ़ौज में थे तो हमें बताया गया था, एक डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन होता था, एमसीसी बोलते थे उसको। जी। यहाँ पे सिविल एविएशन में एमसीसी को बोलते हैं कैमो, कंटिन्यूइंग एयरवर्दिनेस मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कैमो में रख लेते हैं मैम लोग, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऑपरेशन में रख लेते हैं, एयरपोर्ट पे जहाज हैंडलिंग के लिए रख लेते हैं। मतलब सिविल में भी आने ना के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल सर। वही आपकी जो बात है सर ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उनको पता चले ये कि मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके पास, एक अच्छे ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करना और वहाँ से पढ़ाई का भी समय निकालना सर। क्या होता है ना सर, एक बैक सपोर्ट आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। यस, जैसे आप ये सबसे बड़ा सपोर्ट है रहता ना है। कि यस। आपके पास आपको घर से नहीं लेना पड़ रहा है एटलीस्ट नहीं, नहीं। पैसा, आपको एक फ़ौज कुछ अमाउंट तो दे रही है और सिर्फ अच्छा अमाउंट ही देती है। एक 18-19 साल के बच्चे को नॉर्मल अगर आप सिविल में जाओगे ना तो सिर्फ 5,000 से ज़्यादा की जॉब नहीं मिलती है। मैम इसमें बताने को तो बहुत कुछ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बोलती है कि मिनिमम सैलरी आपका वेज इतना होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। नहीं होता है सर, वही। आप 10+2 लेवल में आप कहीं पे कम्पीट भी नहीं कर सकते। किस लेवल पे जाओगे, आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, बिल्कुल तो कोई भी बड़ी कंपनी आपको इतनी ईज़िली हायर तो करेगी नहीं। नहीं करेगी, लेकिन आपके पास टैग है, अगर अग्निवीर का भी टैग है, तो कहीं न कहीं सर उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। मैम 100% मिलेगा। बिल्कुल सर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं, एज़ ए फ्रेशर जाते हैं, वो आपको कितना देते हैं? स्टाइपेंड देते हैं, जीविका चलाने के लिए, खर्चे के लिए। बट जब आप अग्निवीर से निकल के जाएँगे, यानी आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है और वो भी देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो काउंट होता है मैम। और डिफेंस वाले जितने की डिसिप्लिन्ड होते हैं, हमें नहीं लगता कि मैम सिविलियंस बिल्कुल, उस लेवल पे पहुँच पाएँगे इतनी जल्दी। बिल्कुल सर। बहुत डिसिप्लिन एफर्ट तो लगता है। पैरामाउंट है डिफेंस में। यस। सर तो इस तरीके से आपका लाइफ रहा, ठीक है। और सर जैसा कि अभी आपने 20 साल तो वायुसेना को दिए जी। और उसके बाद आपका इतना अच्छा एजुकेशन था, उसके बेस पे सर अभी आप डेक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में एज़ अ सीटीओ
वर्क कर रहे हैं सर। जी मैम। तो ये अपॉर्चुनिटी आपने कैसे गेन की सर? मैम रिटायरमेंट मेरा 2 जून 2022 में हुआ। मेरे पास अपॉर्चुनिटी मई 2022 में आई थी एज ए सीनियर मैनेजर। ओके सर। तो एज ए सीनियर मैनेजर मैंने डैक एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया। ये कंपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है, ओके सर। प्राइवेट चार्टर प्लेन्स ऑपरेट अवेलेबल कराती है लोगों के लिए। हम्म। आपको एयरक्राफ्ट खरीदना है किसी बंदे को तो वो अवेलेबल कराती है, उसको बताती है कि क्या क्या रेगुलेशंस होंगे इसमें, क्या क्या कंप्लाइंसेस होंगे, कितना खर्चा आएगा, आपको लीज पे लेना या लीज यानी कि किराए पे लेना सही रहेगा, आपको नया चाहिए। ये सब उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं हम लोग और उसको सही गाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रहेगा। जी सर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। जी। वहाँ पे जैसा कि पायलट्स की ट्रेनिंग भी होती होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हाँ सर। पायलट्स की ट्रेनिंग कराते हैं, एफटीओज होते हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप, इनमें बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस होते हैं, जी सर। वो सारे हम लोग कराते हैं। जी सर। तो डेक एविएशन को मैंने जुलाई 2022 में ज्वाइन किया था। पहले हम वहाँ एज ए सीनियर मैनेजर काम किए, फिर वहाँ जनरल मैनेजर हमारा प्रमोशन किया गया। उसके बाद एक कंपनी थी सेफ्रॉन स्ट्रोक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हम एज ए क्वालिटी मैनेजर डीजीसीए सर्टिफाइड अप्रूव्ड क्वालिटी मैनेजर हमने काम किया। चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी, वो भी डीजीसी अप्रूवल होता है, उसका फॉर्म 4 होता है, उसको भी हमारा अप्रूवल था। तो 1 साल उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सेटअप में हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे। जी सर। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन किया, फिर वापस हमने डेक एविएशन को ज्वाइन किया एज ए सीटीओ ओके सर। मार्च 2024 में। अच्छा। जी, तो अभी तक हम वहीं पर कार्यरत हैं। जी सर। सर अभी जैसा कि आपने बताया आपके बारे में, ड्रोन में भी सर आपका कुछ स्पेशलिटी है टेक्नीशियन में, आपने कुछ कोर्स किए हैं सर, तो वो भी बताना चाहेंगे आप सर? मैम मैंने एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद बहुत सारे कोर्सेज किए। जी, जी। कुछ तो मैंडेटरी कंप्लाइंसेस थे जो डीजीसीए के थे, वो किए। जब उस कंपनी ने हमारा क्वालिटी मैनेजर और चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी का फॉर्म 4 अप्लाई किया, तो कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे ह्यूमन फैक्टर हुआ, कार एम हुआ, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ, और एक क्वालिटी मैनेजर के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स होता है, ISO 9001 2015 लीड ऑडिटर का कोर्स, अच्छा। वो भी हमने किया। और उसको एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ICRA, वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन की है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उस एग्ज़ाम को भी हमने सक्सेसफुली क्वालिफाइड किया। जी सर, जी सर। उसके बाद हमने लीन सिक्स सिग्मा का कोर्स किया, येलो बेल्ट, बेसिक अभी स्टार्ट किया था, उसमें ब्लैक बेल्ट तक होता है। जी सर। तो मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, और आप ये नॉर्मल एजुकेशन के अलावा जितने भी एडिशनल कोर्सेज करते हैं प्रोफेशनल, वो आपके कैप में एक एडिशनल फेदर की तरह होंगे। तो सिर्फ किताबी ज्ञान मत लीजिए, अलग अलग कोर्सेज भी कीजिए। आज के टाइम में जैसे मैं गाइड करना चाहूँगा, आप अगर उस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं और आप में कैपेबिलिटी है, तो आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स कीजिए, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। डेटा एनालिस्ट यस मैम। क्या किस तरीके से रहता है सर, ये कोर्सेज के बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा? मैम डेटा एनालिस्ट का कोर्स है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कराती है। इसमें आपको पाइथन लैंग्वेज, सीक्वल, ये सब सिखाएंगी वो, कैसे डेटा को मैनेज किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, उस पूरा कोर्स होता है। जी सर। वो हमने किया नहीं है, तो इतना डिटेल में हम आपको नहीं बता पाएंगे। जी, जी। अच्छा स्कोप है अभी आने हाँ वाले समय में। मैम, मैं वही बोलूँगा जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि जो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि अगर हम फौज में अग्निवीर बन के जाएंगे और हमारा करियर खत्म है, वैसा कुछ उस नहीं। पे हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, आप अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा मिलेंगी सर। यस आप सिविल से थोड़ा हटके आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी पहचान बनेगी। मैम, मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो हम आपको कुछ बताए हैं चीज़ें, इसके अलावा भी गवर्नमेंट है। आपकी एज नहीं निकलेगी, आपके पास एज रहेगी। आप एसएससी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, CHSL है, CGL है, और CPO है, इनकम टैक्स अफसर है, बिल्कुल, बिल्कुल। SSC GD है। कहाँ अपॉर्चुनिटी खत्म है मैम? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत अपॉर्चुनिटी। आपके पास गवर्नमेंट आपको इकट्ठा पैसा भी दे रही है आपकी जीविका कुछ दिन के लिए चलाने के लिए। आप चाहे तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हाँ सर, वही 4 साल के बाद अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा हाथ में, बिल्कुल। चाहेंगे आप अपना छोटा सा बिजनेस बिजनेस कर सकते हैं।
और जो भी ये बोलते हैं 10+2 के आगे हमारा करियर बंद हो गया, हम इस पे बताना चाहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फौज आपकी पढ़ाई कभी नहीं रोकती, वो तो आपको मोटिवेट करेगी। अब आप कितना समय दे के उसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए, ग्रेजुएशन कीजिए, मास्टर्स कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू बच्चों तक पहुँचाई है और हम भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे सर। और सर जैसे कि 20 साल के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे सर? कैसा रहा? क्या आप मिस करते हैं वो 20 साल अभी भी फ़ौज के या वायुसेना के? मैडम, हम तो आपको यही बताना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी यही बताना चाहेंगे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो सब एयरफोर्स की देन। जी सर। मैं तो एक नन्हा सा बच्चा गया था, सिविलियन था, हमें कुछ भी नहीं पता था। आज हम जो भी हैं एयरफोर्स की वजह से हैं। हम डिसिप्लिन्ड हैं, हमें मैनर्स है, एटिकेट्स है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ सिखाई जाती हैं। छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, टेबल्स मैनर्स, इतना आपको ज्ञान जो 4 साल में मिलेगा आजकल के बच्चों को, मैम वो मुझे नहीं लगता कि सिविल में रह के सीख पाएँगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो ये आपका मैसेज जाए बच्चों तक सर और ये आपसे बात करके सर बहुत-बहुत अच्छा लगा। आपने अपना इतना कीमती समय दिया सर हमको, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जय हिंद मैडम। सर। जय हिंद मैम। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियोज़ को देखिएगा आप। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली एक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी भी डाउट में हैं कि हम एयर फ़ोर्स जॉइन करें या ना करें। बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा, एक ऐसा कल्चर मिलेगा जहाँ आप अपने एजुकेशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,